नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। आज बंगाल में वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ईडी की रेड को रोकने के लिए खुद चीफ मिनिस्टर पहुंच गए। ममता बनर्जी ने ईडी की टीम से जब्त किए गए कागजात, फोन और हार्ड डिस्क छीने और अपने साथ ले गए। आज ईडी ने कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के केस में आईपैक के दफ्तर और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड की थी। लेकिन जैसे ही खबर फैली तो ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची, फिर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दूसरे पुलिस अफसरों की भारी फौज के साथ चीफ मिनिस्टर आईपैक के दफ्तर में घुसी। वहां से फाइलें बाहर भेजी और ममता बनर्जी 4 घंटे तक वहीं बैठी रहीं। इसके बाद ममता ने धमकी दी कि अब वो भी पुलिस का इस्तेमाल करेंगी। ममता ने कहा कि फिर तृणमूल कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को चुराने के लिए बीजेपी ने ईडी को आईपैक के दफ्तर में भेजा। बंगाल में बीजेपी ने एजेंसीज के इस्तेमाल की शुरुआत की है, लेकिन अब बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना होगा। ममता ने कहा कि ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कुछ ही देर के बाद प्रतीक जैन ने घर में रेड के नाम पर चोरी के आरोप में ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। प्रतीक जैन ने हाईकोर्ट में भी अपील की है। ईडी ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। अब हाईकोर्ट कल दोनों की पिटीशन पर सुनवाई करेगा और फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत। लेकिन सवाल यह कि क्या किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के काम में रुकावट डालना ठीक है? क्या ममता बनर्जी ने कानून तोड़ा? और क्या अब ईडी ममता को गिरफ्तार कर सकती है? और क्या ममता की पुलिस रेड डालने वाले ईडी के अफसरों को अरेस्ट कर सकती है? और इस रेड का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कोलकाता में आज दिन भर किस तरह का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हुआ। आज बंगाल के कोयला घोटाले और हवाला ट्रांजैक्शन केस के सिलसिले में ईडी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी शुरू की थी। सुबह 7 बजे ईडी की एक टीम साउथ कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट में प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। प्रतीक जैन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के को फाउंडर हैं। वो तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल का काम भी देखते हैं। ईडी का दावा है कि कोयला घोटाले की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के तार आईपैक से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इसलिए ईडी ने प्रतीक जैन के घर के अलावा कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में आईपैक के दफ्तर पर भी छापा मारा। लेकिन जैसे ही प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर फैली तो सबसे पहले साउथ कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रियव्रत रॉय, लाउडन स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन के एसएचओ, कुछ पुलिस वालों के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। उन्होंने रेड डालने पहुंचे ईडी के अफसरों के आई कार्ड चेक किए। ईडी की टीम ने कोलकाता के पुलिस अफसरों को अपनी सारी डिटेल्स बता दी और छापेमारी की वजह भी एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, विधाननगर के पुलिस कमिश्नर श्री मुकेश समेत सभी अफसरों को पुलिस वालों की भारी भरकम टीम लेकर मौके पर पहुंचते देखा गया। फिर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार भी वहां आ गए। जब पुलिस अफसरों और ईडी के अफसरों के बीच बात हो रही थी, उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का काफिला भी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गया। ममता सीधे प्रतीक जैन के घर में घुसी और पुलिस अफसरों से वो सारी फाइलें कब्जे में लेने को कहा जो ईडी ने प्रतीक जैन के घर से जब्त की थी। ममता बनर्जी के हुक्म पर पुलिस की टीम ने एक आईफोन और एक हार्ड डिस्क समेत कई कागजात ईडी के अधिकारियों से छीन लिए और सारे दस्तावेज प्रतीक जैन के घर के बाहर खड़ी एक पुलिस की गाड़ी में रखवा दिए गए। ममता बनर्जी खुद ईडी से छीना गया आईफोन और एक हार्ड डिस्क और एक ग्रीन कलर की फाइल लेकर प्रतीक जैन के घर से बाहर निकली।
चूंकि बाहर पुलिस वालों की भीड़ थी, सीआरपीएफ के जवान थे, कैमरे थे, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए गाड़ी में बैठने से पहले ममता मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा बीजेपी ने चुनावी रणनीति से जुड़े उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स और डेटा ईडी के जरिए चुराने की कोशिश की। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन बहुत सा डेटा ईडी ने ट्रांसफर कर लिया है, उसका पता लगाया जा रहा है। ममता ने कहा कि ईडी की एक टीम सॉल्ट लेक इलाके में आईपैक के ऑफिस में भी है, वहां तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल का ऑफिस है, इसलिए वो वहां जा रही हैं क्योंकि वहां भी ईडी की टीम होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर उनकी पार्टी के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रही है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik. Because he is the in charge of my party. So my hard disk. See. Phone. Hard disk. All they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. जैसे ही ममता ने बीजेपी पर इल्जाम लगाए तो नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी मैदान में कूदे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ड्रामा करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अपनी पार्टी के करप्ट नेताओं और अपने चहेते पुलिस अफसरों को बचाने के लिए ममता पद का दुरुपयोग पहले भी कर चुकी हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने ईडी के काम में दखल देकर संवैधानिक पद की मर्यादा को तोड़ा है, इसलिए अब ईडी को ममता के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। ईडी की छापेमारी को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। इस बारे में ईडी ही जवाब देगी कि उसने छापेमारी क्यों की। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो उनका इतिहास रहा है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देती रहती हैं। आज ममता बनर्जी ने जो कुछ किया वो जांच में दखल देने का मामला है। 2021 में भी उन्होंने निजाम पैलेस सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरना दिया था। तब वो फिरहाद हकीम, शोवन चटर्जी, मदन मित्रा और सुब्रतो मुखर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठी थी। ये जांच में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि ईडी इस मामले में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। साउथ कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट से ममता बनर्जी सीधे सॉल्ट लेक सिटी में आईपैक के ऑफिस पहुंची। चूंकि आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उन्होंने आईपैक के ऑफिस में ही तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल का दफ्तर बनाया हुआ है। ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी अधिकारियों के दलबल के साथ आईपैक के ऑफिस में पहुंच गई और वहां ईडी ने जिन दस्तावेजों को जब्त कर रखा था उनको अपने कब्जे में ले लिया। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी बाहर आई और फिर उन्होंने वही आरोप दोहराए, कहा कि बीजेपी अब सियासी मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो अब डेटा चोरी पर उतर आई है, इसलिए उनकी पार्टी के ऑफिस पर, उनकी पार्टी के नेता के घर पर ईडी ने छापा मारा है। लेकिन वो जब तक अपनी पार्टी से जुड़े सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ईडी से वापस नहीं ले लेती, तब तक आईपैक के ऑफिस से नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस दफ्तर में उनकी पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिला और ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों से जुड़ी जानकारी और एसआईआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। ईडी ने डाका डालकर उनकी पार्टी की ये सभी जानकारियां चुरा ली हैं, फॉरेंसिक डेटा को ट्रांसफर किया है और वो इसके लिए ईडी पर एफआईआर करेंगी। प्लीज रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी
इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूं कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। वो तो फॉरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। इसके बाद ममता आईपैक के दफ्तर में 4 घंटे तक बैठी रहीं। आखिर में ईडी की टीम वहां से निकल गई। चूंकि ममता ने जोर शोर से ईडी पर बीजेपी के इशारे पर रेड डालने का इल्जाम लगाया, ईडी के खिलाफ एफआईआर की धमकी भी दी, इसलिए ईडी ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करके बताया कि आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में रेड क्यों की गई। ईडी का कहना है कि आज की रेड कोयले की इलीगल माइनिंग से मिले पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में की गई थी। ईडी को जांच के दौरान आईपैक और प्रतीक जैन के नाम का पता चला था। ऐसे संकेत मिले थे कि हवाला के जरिए पैसों के लेन देन में प्रतीक जैन और उनकी कंपनी भी शामिल थी, इसलिए रेड्स की गई। और छापेमारी सिर्फ कोलकाता में नहीं हुई, बंगाल में 6 ठिकानों के साथ साथ आज ईडी ने इस घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में भी 4 जगह छापेमारी की थी। ईडी ने कहा कि इस मामले की एफआईआर 2020 में दर्ज हुई थी और जांच तब से चल रही थी। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुलिस अफसरों के साथ आईपैक के दफ्तर में पहुंची और जब्त किया गया एक फोन, एक हार्ड डिस्क और कुछ जरूरी फाइलें ईडी की टीम से छीन ली। ईडी ने साफ किया कि आज की रेड्स का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ईडी के अफसरों ने किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर रेड नहीं की है, इसलिए इस मामले को राजनीति का मोहरा बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल न किया जाए। ईडी ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसके काम में एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री ने दखल दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ईडी की पिटीशन पर कल सुनवाई कर सकता है। जिस वक्त ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में हंगामा कर रही थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जैसे ही ईडी का स्टेटमेंट आया तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल के लोगों को पहले ही पता था कि ममता हैबिचुअल लायर हैं, लेकिन आज बंगाल की जनता ने ममता की गुंडागर्दी भी देख ली। ईडी सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे हैं और 4 जगह दिल्ली में हो रहे हैं। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते हैं। आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसका साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह से सियासी बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि चुनाव में टीएमसी का मुकाबला कर सके, इसलिए वो सेंट्रल एजेंसीज की मदद ले रही है।
लेकिन टीएमसी इसका करारा जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। प्रधानमंत्री को अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल करना चाहिए। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी, दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता ने दिन में 1 बजे ही साफ कर दिया था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को बंगाल के घर घर तक ले जाएगी। आज शाम 4 बजे से ही पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। ममता का इशारा मिला तो शाम 4 बजे ममता सरकार के मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के नेता झंडे बैनर लेकर ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए। पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कोलकाता में टीएमसी के मंत्री, सांसद और दूसरे नेताओं ने अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाला। कोलकाता में प्रोटेस्ट की कमान टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने संभाली। कुणाल घोष ने कहा कि यह मामला 7 साल पुराना है। ईडी 7 साल से क्या कर रही थी? चुनाव से पहले इस तरह के रेड से साफ है कि एसआईआर में बीजेपी की वोट चोरी फेल हो गई, इसलिए अब डेटा चोरी करवाने पर उतर आई है। ये ईडी को, सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके। वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर जेन्युइन वोटर्स को हैरास करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कंस्पिरेसी किया। चूंकि ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के लिए सीधे सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, अमित शाह का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, इसलिए सियालदह में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला जलाया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साउथ कोलकाता में ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। शशि पांजा ने कहा कि आज बीजेपी ने ईडी की रेड करवाकर बंगाल में अपनी हार कबूल कर ली है, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। बीजेपी को पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी हार रहा है, बीजेपी डरा हुआ है। आज इसलिए बीजेपी बंगाल में आक्रमण किया है। सामने निर्वाचन है, ईडी सीबीआई पहुंच गया बंगाल। और आज हम लोग के जो आईटी जो देखते हैं, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बातें देखते हैं, जो ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार काम करते हैं, उस आईपैक वाले ऑफिस में हमला हुआ। जरूरी कागज, दस्तावेज, तृणमूल कांग्रेस जो एक सोच रखी है, इन सब कागजों पर हमला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस झुकता नहीं है, तृणमूल कांग्रेस वार करता है, पाल्टा वार होबे, एटाई আমরা আজকে বাংলায় বলছি। शशि पांजा को जवाब दिया बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। आज उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी के काम में बाधा डालकर केंद्र सरकार को चुनौती दी है, संवैधानिक परंपराओं को तोड़ा है, इसलिए ममता बनर्जी और उनकी मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना बंगाल में चुनाव नहीं हो पाएंगे। ममता बनर्जी ने ईडी पर रेड करके ईडी ने जो फाइल लिया था, जब्त किया था, उसको अपने कस्टडी में ले लिया। यानी कि ममता बनर्जी
संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने भारत के संविधान को चैलेंज किया है। और ममता बनर्जी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सामने 2026 में चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी ये चुनाव प्रक्रिया को बाधा देने के लिए आज उन्हें ट्रेलर दिखाया है, और ये ट्रेलर से भी अगर केंद्रीय सरकार या एजेंसियां नहीं उनको सचेत हो रही हैं तो मुझे लगता है कि बंगाल भारतवर्ष से निकलेगा। ममता बनर्जी के पास पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अच्छी खासी वेल ऑयल मशीनरी है, इसलिए कोलकाता और सियालदह के अलावा टीएमसी के नेताओं ने हावड़ा, बर्धमान, बीरभूम, 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा से लेकर सिलीगुड़ी तक ईडी और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। टीएमसी के नेताओं ने बार बार यही आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी चुनाव में फायदा उठाने की नीयत से की गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अब बात यहां खत्म नहीं होगी, अब ईडी के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। कोलकाता पुलिस ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर खुद कोलकाता पुलिस ने अपनी तरफ से रजिस्टर की है, जिसमें ईडी पर लोकल पुलिस को जानकारी दिए बगैर छापा मारने और पुलिस अधिकारियों से हाथापाई करने का इल्जाम लगाया गया है। दूसरी एफआईआर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन ने दर्ज कराई है। प्रतीक जैन ने ईडी के अधिकारियों पर अहम दस्तावेजों की चोरी का इल्जाम लगाया है। ईडी की इस रेड के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज के सियासी इस्तेमाल के खिलाफ कल वो खुद सड़क पर उतरेंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी ने जो हरकत की है उसका अंजाम चुनाव में दिखाई देगा। इस बार बीजेपी 0 पर आ जाएगी। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों वो हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट शमिक भट्टाचार्य ने कहा, ममता बनर्जी ऐसी धमकियां देती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से वो ईडी रेड के बीच से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उठाकर ले गई हैं, उससे साफ है कि वो घोटालेबाजों को बचा रही हैं और चुनाव में बंगाल की जनता उनको सबक सिखाएगी। वो तो बोलते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री किस भाषा से प्रधानमंत्री का तरफ आवाज उठाते हैं वो सब जानते हैं, तो इस कोई नया बात उसके लिए नहीं है। इसका जवाब जनता दे देगा। What is happening today? I think it is a chilling message to the nation. जो what is happening in West Bengal right now, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्लैक डे फॉर वेस्ट बंगाल। अब मैं आपको इस मामले पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का रिएक्शन सुनवाता हूं। ये दोनों बीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह बात तो बंगाल में बच्चा बच्चा जानता है कि आईपैक के जरिए वसूली का पैसा ममता बनर्जी तक पहुंचता है।
इसलिए ईडी का एक्शन जायज है। अधीर रंजन ने कहा ममता को पता था कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो खुद ईडी को रोकने पहुंच गई। इसलिए ममता के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये आईपैक क्या करता है बंगाल में जानते हो? मान लीजिए गांव में, ब्लॉक में, मंडल में कोई नेता बनेगी तो उनको लिए बोली लगाती थी। ये लोग बोली लगाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के सारे नेतागण, जो निचले स्तर के सारे नेतागण, मान लीजिए एमएलए के टिकट से लेकर और ब्लॉक लेवल के टिकट, ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत के टिकट और पद, सबको बोली लगाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाते हैं। और बोली के पैसा जो उठते हैं ये खुद लेते हैं और उनके भतीजे को ऑफिस में पहुंचा देते हैं। ये सारे को जानकारी है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि आईपैक ममता बनर्जी और टीएमसी की ब्लैक मनी को मैनेज करती है। उनके सारे काले राज आईपैक के पास हैं। इसीलिए जैसे ही ईडी ने रेड शुरू की तो ममता बनर्जी अपने पुलिस अफसरों के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंच गई, क्योंकि उनको डर था कहीं उनके राज ईडी के हाथ न लग जाएं। एक अजीब नौटंकी चल रही है। आईपैक जो इल गॉटन मनी है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का, उसको इस तरह के कंपनियों के द्वारा काला धन को साझा किया जाता है, चुनाव के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। ममता बनर्जी रेड के वक्त में जिस तरह से वो प्रतीक जैन के घर में गई, बाद में सेक्टर 5 के दफ्तर में गई, वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट पर्सन है। इससे पहले ममता बनर्जी जब गुंडा लफंगा पकड़ा गया था, मुख्यमंत्री भवानीपुर थाना में जाकर के छुड़ा ले आए थे। अभया कांड में आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर को भेज करके तमाम दस्तावेज को नष्ट किए थे। इसी तरह से राजीव कुमार को इस्तेमाल करके जब वो विधाननगर के कमिश्नरेट थे तो चीट फंड का, शारदा नारदा जो चीट फंड का मामला था, उसको, उसका जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको हटाया गया। चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। और वो करने के लिए वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, विधाननगर कमिश्नरेट सबका इस्तेमाल किए, डीजीपी पुलिस का इस्तेमाल किए। आप कोई जांच, सरकारी कामकाज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर में टीएमसी की फाइलें उठाने आई थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता अपनी पुलिस लेकर आईपैक को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने आई थी। ममता का कहना है ये वो फाइलें हैं, वो हार्ड डिस्क हैं, वो लैपटॉप है जिनका इस्तेमाल इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी की फाइल और हार्ड डिस्क आईपैक के ऑफिस में क्यों रखी गई? आईपैक का ऑफिस किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं है। क्या ईडी को इस पर रेड करने से रोकना कानून का वायलेशन नहीं है? अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार ने ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल काम के लिए किया, तो क्या ममता ने बंगाल पुलिस का इस्तेमाल टीएमसी के काम के लिए नहीं किया? अगर ममता इस इशू को पब्लिक में ले जाएंगी तो सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस और सीपीएम भी उन पर आईपैक के जरिए ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगाएंगी। अब ममता के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। आज अमेरिका से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई। अमेरिका में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए चल रही कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अमेरिकी महिला के सिर में गोली मार दी। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मिनेसोटा स्टेट के मिनियापोलिस शहर में कल इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी के जवानों ने 37 साल की रीनी गुड को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये अपने 6 साल के बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी। आईसी एजेंट्स ने रीनी गुड की गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन रीनी गुड ने गाड़ी नहीं रोकी। 2 एजेंट्स उनकी गाड़ी के पास पहुंचे और बिल्कुल करीब से 3 फायर किए। रीनी गुड की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही इस हमले की, इस हत्या का वीडियो सामने आया तो सैकड़ों की भीड़ उस जगह पहुंच गई
जहां रीनी गुड की हत्या की गई थी। मिनियापोलिस में भयंकर बर्फबारी हो रही है, जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। इसके बावजूद कुछ ही घंटों में हजारों लोग इकट्ठा हो गए और बर्फ के गोले बनाकर आईसी के एजेंट्स पर फेंकने शुरू कर दिए। कई जगहों पर जनता के गुस्से से बचने के लिए आईसी एजेंट्स को भागना पड़ा। मिनेसोटा स्टेट में हुई इस घटना के बाद अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मिल्वाकी, न्यूयॉर्क और सिएटल में भी प्रोटेस्ट हुए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना को भयानक बताया। ट्रंप ने कहा वो इस हादसे का वीडियो देख नहीं पाए क्योंकि ये बहुत दर्दनाक है। लेकिन मिनियापोलिस के मेयर ने कहा कि ट्रंप के इशारे पर ही आईसी ने एक अमेरिकी नागरिक की बर्बर हत्या की है, इसलिए अब आईसी को मिनियापोलिस से बाहर निकलना होगा। इस घटना को लेकर तमाम तरह की बातें फैल रही हैं और हम सब मिलकर इस घटना की हकीकत की तह तक जाएंगे ताकि हम पीड़ित को इंसाफ दिला सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि इस मामले की गहराई से जांच हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि 37 साल की एक महिला अब इस दुनिया में नहीं है और उसको आइस ने गोली मारी है। आइस पहले ही इस मामले को तोड़ने मरोड़ने में जुट गए हैं। चूंकि मैंने घटना का वीडियो खुद देखा है तो मैं सबसे ये कहूंगा कि वो बकवास कर रहे हैं। मैं कुछ भी कहूंगा तो इससे तकलीफ तो कम नहीं होगी, लेकिन मैं अपने शहर के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा और मेरा एक संदेश आइस के लिए भी है। निकल जाओ मिनियापोलिस से। And I have a message for ICE. आइस ने जो किया वो अपराध है, दर्दनाक है, ताकत का बेजा इस्तेमाल है। आइस को इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन का अधिकार दिया गया, लेकिन एक बेकसूर नागरिक की हत्या करने का उन्हें कोई हक नहीं है। आइस का ये इलीगल एक्शन डोनाल्ड ट्रंप के इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए सेटबैक साबित होगा। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर ट्रंप का कोई ध्यान नहीं है क्योंकि वो तो आजकल दुनिया के दूसरे देशों को डराने धमकाने की कोशिश में लगे हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करने के बाद अब ट्रंप ने सीधे सीधे पुतिन को चुनौती दी है। यूएस मरीन्स ने कल अटलांटिक महासागर में 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया। ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे थे। इसमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। अमेरिका ने रशियन फ्लैग वाले ऑयल टैंकर मैरिनेरा को नॉर्थ अटलांटिक में जब्त कर लिया है, जबकि दूसरे शिप सोफिया को कैरेबियन सी में पकड़ लिया गया है। रूस को इस खतरे का अंदाजा था, इसलिए रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए वेनेजुएला की तरफ एक सबमरीन और जंगी जहाज भी भेजे थे, लेकिन रशियन वॉरशिप वहां पहुंच पाते इससे पहले ही अमेरिकी सेना ने ब्रिटेन के सैनिकों की मदद से रूसी टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने कहा कि अपने प्रभाव क्षेत्र में वो किसी और देश का दखल मंजूर नहीं करेगा और अब कोई और देश वेनेजुएला से तेल नहीं ले जा सकेगा। अमेरिका के कोस्ट गार्ड्स और नेवी के जहाज पिछले 15 दिन से अटलांटिक महासागर में रूसी टैंकर मैरिनेरा का पीछा कर रहे थे। अपने जहाज पर अमेरिकी कब्जे से रूस काफी भड़क गया है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर शिप पर मौजूद किसी भी रशियन नागरिक को खतरा हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। अगर रूसी नागरिकों को कुछ नुकसान पहुंचा तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा और अमेरिकी जंगी जहाज और टैंकर डुबा दिए जाएंगे। ट्रंप का एजेंडा क्लियर है, वो वेनेजुएला के ऑयल पर पूरा का पूरा कब्जा चाहते हैं। इसके रास्ते में कोई आएगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फौज है, जिसका इस्तेमाल आजकल हर रोज दिखाई देता है। पर पुतिन भी न कमजोर हैं और न डरने वाले हैं। चीन पूरी तरह रूस के साथ है, इसलिए अगर दूसरों को डराने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच जाएगी। रूस का ऑयल टैंकर जब्त करने के बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप रूस से तेल खरीदने वालों पर नई कार्रवाई करने की तैयारी में है। ट्रंप ने उस बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस बिल का नाम है रशियन सैंक्शंस एक्ट और इस बिल को रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसी ग्राहम स्पॉन्सर कर रहे हैं।
पहले प्रेसिडेंट ट्रंप इस बिल के खिलाफ थे। वो रूस से तेल खरीदने वाले भारत जैसे देशों को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पीस डील नहीं हुई, बातचीत रुक गई। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी करता रहा है। इससे ट्रंप ने अपना रुख बदला। पहले ट्रंप ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन करवाया, फिर रूस का ऑयल टैंकर जब्त किया और इसके बाद रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। हालांकि अभी इस बिल को सेनेट और उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास करवाना होगा। पिछले साल दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल बॉर्डर को तहस-नहस करने में जुटे हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करने के बाद अब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अमेरिका 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप छोड़ देगा। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि इनमें सोशल, लेबर और इंटरनेशनल पीस के लिए काम करने वाले यूनाइटेड नेशंस के कई संगठन शामिल हैं। ट्रंप पहले ही पेरिस क्लाइमेट डील, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को जैसे संगठनों से पीछे हटने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने जिन 66 संगठनों को छोड़ने का ऐलान किया है, उसमें भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस पर जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाने और पुलिस पर पत्थरबाजी करने के आरोप में आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ साथ एमसीडी का एक्शन भी जारी है। आज भी फैज इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चला। जिस जमीन पर कब्जा किया था उसे खाली करवाया गया। पुलिस का कहना है कि अब इलाके में पूरी तरह शांति है, लेकिन पुलिस को कल की हिंसा के कुछ नए वीडियोस मिले हैं। इनके आधार पर 10 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान हो गई है। इन सबको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस के रडार पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। इन लोगों के आईडी से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए गए थे। लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया था। पुलिस अब इन अकाउंट्स को भी चेक कर रही है। दिल्ली सेंट्रल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भड़काने वाले वीडियोस कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाले गए थे। पुलिस ने हिंसा से पहले ही ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, उनकी पहचान कर ली थी। इन ग्रुप्स में काउंटर पोस्ट भी किए थे, लोगों को समझाया था, इसलिए भड़काऊ मैसेजेस का ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब पुलिस इन ग्रुप्स के एडमिन में पोस्ट करने वालों की तलाश कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थे, बट हमारा पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेनिट्रेट किए थे एंड दे वर एबल टू ट्रैक दिस मैसेजेस और इसके काउंटर मैसेज करने में हम लोग भी काबिल रहे। हम लोगों ने भी अपने तरफ से हमने काउंटर मैसेजेस किया और काफ़ी लोग जो हमारे साथ जो एसेट्स थे उन्होंने भी मैसेज किया। इसके बिकॉज ऑफ दैट तो जो लोग इकट्ठा हुए इधर वो काफ़ी कम थे। ये जो अभी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके जो किया था उसमें 10 लोगों का हमने लिस्ट निकाला है। उसमें एक सलमान का भी नाम आया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी व्यूज़ है। तुर्कमान गेट केस से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए किया जाता है तो इन्हीं वीडियो से दंगा भड़काने वाले पकड़े भी जाते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को मिसलीड किया जा सकता है तो इन ग्रुप्स को बनाने वाले और चलाने वालों को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। कुछ लोग सोशल इन्फ्लुएंसर होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो उनका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि कुछ नेता अभी भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह का एक्शन कर रही है। एसटी हसन ने कहा कि आज तुर्कमान गेट में मस्जिद को निशाना बनाया गया, कल एनक्रोचमेंट के नाम पर जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए मुसलमानों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं।
वो भी अवैध होगी, उसका कोई नक्शा पास नहीं है वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है। मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। एसटी हसन ने जामा मस्जिद का जिक्र यूं ही नहीं किया। उन्हें मालूम था कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हुए एनक्रोचमेंट के सर्वे करके 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके का क्या हाल है, वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हमारे संवाददाता शोएब रज़ा जामा मस्जिद इलाके में गए। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी कब्जा हो गया है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पूरा बाजार लगता है, सैकड़ों इलीगल शॉप्स खुल गई हैं। हालत यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जहां वो चल रहे हैं वो गली नहीं, जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं। इस इलाके में कुल 5 से 6 हज़ार गैर कानूनी रेहड़ी पटरी वाले हैं। मस्जिद के पास ही देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र है। अवैध कब्जों के कारण ये कब्र दिखती ही नहीं है। इसके आसपास भी रेहड़ी पटरी वालों ने दुकानें सजा ली हैं। शोएब रज़ा ने जब वहाँ के दुकानदारों से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पिछले 35 साल से यहाँ पर काबिज हैं। अगर एमसीडी उन्हें हटाने आएगी तो वो हट जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से यही दुकान लगाएंगे। नहीं, हम लोग खुद अपने मन से लगाते हैं, अपने मन से उठा लेते हैं, हटा लेते हैं। मन से आप लगा लेंगे क्या? तब रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा ना कुछ हम लोग को। वाले उठाते नहीं आपको? हटाने के लिए तो आता है, हटा लो फिर लगा लेते हैं। क्या करेंगे, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ रहा है। हमें हो गए 40-45 साल यहाँ बैठते हुए। सबने नीचे करके लगा रखा है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई सब कोई पक्के तो बना रखे हैं खोखे वगैरह। ये हमारा यही बचपने से जवान हो गए बच्चे, हम बाल बच्चे वाले हो गए, कहाँ जाएंगे आखिर में नहीं। तो अब मस्जिद के ज़ेरे साए में नहीं जाएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे। एमसीडी वाले आते ही नहीं कभी? आते हैं, अपना राउंड लगा के जब हम हट जाते हैं सब साफ वो कर देते हैं, हम ठीक हटा के अपना एक किनारे हो जाए, किनारे छोटा कर लेते हैं हम। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, हम तो एक टाइम से एक ज़माने से लगा रहे हैं। पापा हमारे पूरी ज़िंदगी गुजर गई पापा की हमारे यहाँ पर। अब सर्वे होगा, मामला कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट एनक्रोचमेंट हटाने का आदेश देगा, कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जामा मस्जिद हो, फतेहपुरी मस्जिद हो, दरियागंज के इलाके हों, लाल किले के सामने वाला इलाका हो, इन इलाकों से एनक्रोचमेंट को हटाना एमसीडी के लिए भी आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ सड़कों पर, फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें लगाई जाती हैं। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना है। सुबह दुकान लगती है, शाम को सामान बात का किनारे रख दिया जाता है। इसलिए जब एमसीडी की टीम आती है तो दुकानें हट जाती हैं और टीम के जाने के बाद दुकानें फिर से सज जाती हैं। ये बात अफसरों को भी पता है और दुकानदारों को भी। इसीलिए दुकानदार कह रहे हैं कि एक्शन होगा तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में वोटिंग से पहले आज कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अलायंस करने वाले जिन 12 पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी, आज वो सारे के सारे पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। अब अंबरनाथ में कांग्रेस का कोई पार्षद नहीं बचा, वो सब बीजेपी में आ गए। मजे की बात है कि कल बीजेपी के जो नेता कांग्रेस के पार्षदों से सपोर्ट लेने को गलत बता रहे थे, आज उन्होंने ही कांग्रेस के पार्षदों को बीजेपी की मेंबरशिप दिलवाई। नवी मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में कांग्रेस के सारे 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। इससे कांग्रेस नेता खासे नाराज हैं। सचिन अहिर ने कहा कि सत्ता, बल और धनबल की मदद से बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस अब पार्टी को धोखा देने वाले पार्षदों की सदस्यता रद्द करने की अपील करेगी। जहां तक हमारी बात है, हमारे पार्षदों ने बिना अनुमति के, किसी भी वरिष्ठ नेता की या प्रदेशाध्यक्ष की जो अनुमति की आवश्यकता है उसके बिना जाकर अगर ये करने की कोशिश की है तो उनके ऊपर हम लोगों ने नोटिस से सर्व भी कर दी थी, क्योंकि ये गैर कानूनी है, ऐसा गुट भी बनाया नहीं जा सकता।
और जहां तक बात है कि वो अभी हमारे नोटिस का जवाब देने के बजाय वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। चुनाव तो उन्होंने कांग्रेस के चिन्ह पे लड़ा था, कांग्रेस की विचारधारा को आगे करके जनता में जाकर जनता ने चुन के दिया था। तो ये तो प्रताड़ना जनता के साथ भी है, लोकतंत्र के साथ भी है, अनैतिक भी है, असंवैधानिक भी है। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर। अमरनाथ में तो कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अकोट नगर परिषद में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अपनी पार्टी के पार्षदों को समझा बुझाकर ठीक कर लिया। ओवैसी की पार्टी की 4 पार्षदों ने आज साफ कर दिया कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन पार्षदों का कहना है कि उन्होंने अजित पवार की पार्टी को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था इस अलायंस में बीजेपी भी शामिल है। हालांकि एआईएमआईएम के पार्षदों का सपोर्ट लेने से बीजेपी के बड़े नेता भी अच्छे नाराज हैं। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये गलती लोकल लीडर्स ने बड़े नेताओं से बात के बगैर की है, इसलिए अकोट के विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फडणवीस ने कहा कि अकोट में हुई गलती का गलत मैसेज गया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि बीजेपी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन एआईएमआईएम से कभी हाथ नहीं मिलाएगी। अकोटमध्ये आमची आणि राष्ट्रवादीची युती होती। अकोट में बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। हमारा नगर अध्यक्ष भी चुनकर आया और हमारे नगर सेवक भी चुनकर आए। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उस अलायंस में 4 एआईएमआईएम के नगर सेवकों को जोड़ लिया, तो टेक्निकली उनके साथ हमारा भी गठबंधन हो गया। ये फैसला पार्टी के काफी निचले स्तर पर लिया गया, लेकिन इसमें हमारी भूमिका स्पष्ट है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन एआईएमआईएम जैसी पार्टी से हम किसी भी हाल में अलायंस नहीं करेंगे। और हमने तुरंत वो अलायंस तोड़ दिया और उन्हें अलायंस से बाहर निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो वहां के विधायक हैं उनको हमने नोटिस दिया है और पूछा है कि आपको पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की बातें स्थानीय स्तर पर भी हम सहन नहीं करेंगे। एआईएमआईएम के साथ अलायंस करना हमारे किसी भी प्रिंसिपल में फिट नहीं बैठता। एक बार हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं, घर पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन एआईएमआईएम से किसी भी हाल में अलायंस नहीं करेंगे। ये हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है और इसे हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जिस छत्रपति संभाजी नगर में बैठकर देवेंद्र फडणवीस एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करने की कस्में खा रहे थे, आज उसी छत्रपति संभाजी नगर में रैली करके असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के गद्दारों को धक्का रहे थे। ओवैसी ने कहा अगर सारे लोग गद्दारी करेंगे तो भी वो अकेले ही बीजेपी से लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करती है, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में औरंगाबाद की जनता एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जिताकर बीजेपी को जवाब देगी। अगर अल्लाह मुझे अकेला भी कर देगा तो ये दीवाना अकेला ही ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, क्योंकि मुझे भरोसा अल्लाह की जात पर है, वही हमको कामयाब और कामरान करते आया है। यहां की जनता ने अब कसम खा ली है कि जिन चोरों ने, जिन जमीर फरोशों ने पार्लियामेंट और असेंबली में मिल्लत मजलूमा को धोखा दिया है, इनकी जमानतें जब्त करवाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी, तुम जो हो ना बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली, मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा, रोज लोग मुझे धमकी देते हैं ऐसा मत करो। तुम मारना चाहते मैं जानता हूं, तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह।
महाराष्ट्र में चुनाव तो लोकल बॉडीज के हैं, महानगर पालिकाओं के हैं, लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता कैंपेन में उतरे हैं, उससे चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है। और मज़े की बात यह कि इलेक्शन से पहले अलायंस टूटे, उम्मीदवार टूटे, कुछ जीते हुए कैंडिडेट टूट गए। अब जब महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे आएंगे तो एक बार फिर ऐसी ही टूट फूट देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गहनों की दुकानों में अब बुर्का पहनकर या फेस कवर करके आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने फैसला किया कि अब हेलमेट, घूंघट, मास्क, नकाब और बुर्का पहने किसी भी महिला या पुरुष को दुकान में नहीं आने दिया जाएगा। ज्वेलरी शॉप्स के बाहर जगह जगह ये नोटिस लगाए गए हैं कि मास्क, नकाब और बुर्का उतारकर ही दुकान में आएं। ज्वेलर्स का कहना है कि कई बार लोग मुंह ढककर दुकान में आते हैं, हीरे जेवरात चुरा लेते हैं, गहने चुरा लेते हैं और निकल जाते हैं। सीसीटीवी में उनकी हरकत रिकॉर्ड भी हो जाती है, लेकिन बुर्के या मास्क के कारण चोर की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए दुकानों में चेहरे ढककर आने वालों की एंट्री को बैन करने का फैसला लेना पड़ा। इसकी वजह यह है कि कोई नकाब पहन के आता है या फिर कोई बुर्का पहन के आता है तो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है, क्या है। सामान लेना है, कुछ मेरा सामान ही चोरी हो जाएगा तो हम किसको पहचानेंगे? कैमरा में तो फोटो आ जाएगा कि आदमी है, लेकिन कौन आदमी है कैसे पता चलेगा? बिना जब तक ले शकल पूरा नहीं दिखेगा आप हमको नहीं पहचान सकते। हम बुर्का पहन के खड़ा हो जाएगा, आप नहीं पहचाने लेडीज है कि जेंट्स है। अब कुछ लोगों को उससे सही नहीं लगता है तो कुछ चंद लोगों के लिए हम अपनी सिक्योरिटी को ख़राब नहीं ना करेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो हिजाब नकाब को क्या आप क्या चाहते हैं कि वो पहनकर ही ना आए या फिर दुकान में आने से पहले वो अपनी तस्वीर, चेहरा दिखाएं? वो जब दुकान में बैठे तो उनका चेहरा दिखे, उसके लिए तो हिजाब हटाना पड़ेगा जी। कुछ मुस्लिम महिलाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा तो फिर हम उस दुकान में जाएंगे ही नहीं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर। वो 4 लोग आएंगे, उनसे मेरे को क्या आय होती है वो मैटर नहीं करता है। हमारा कुछ चला जाएगा उससे हमारा क्या नुकसान होगा वो ज़्यादा मैटर करता है। ये फैसला जैसे देखिए कि बुर्का वगैरह चाहे कोई भी चीज़ मास्क के बारे में अगर ये लिखें तो अभी देखा जा रहा है कि बहुत जगह कस्टमर बन के आते हैं और बहुत सारे चीज़ों को चोरी करके लोग चले जाते हैं। किसी दुकानदार का ये इंटेंशन कभी नहीं होता है कि अपने कस्टमर के साथ वो दुर्व्यवहार करे। इसी तरह का फैसला यूपी और झारखंड के ज्वेलर्स ने भी किया है। असल में पिछले कुछ दिनों से इस तरह की कई वारदातें हुई जब बुर्के में आई महिलाओं ने गहनों की चोरी की। सीसीटीवी में सारी हरकत रिकॉर्ड होने के बाद भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। पिछले हफ्ते झांसी में बुर्का पहनकर आई महिला ने ज्वेलरी चुरा ली थी। गोरखपुर में भी इसी तरह का केस सामने आया था। ज्वेलरी की शॉपिंग करने महिलाएं ज़्यादातर उन शॉप्स में जाती हैं जहां विश्वास का रिश्ता होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ महिलाओं ने बुर्का पहनकर चोरी की और इस विश्वास के रिश्ते को चूर चूर कर दिया। ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी वीडियोस के फुटेज देखने को मिले हैं जिनमें कोई महिला बुर्के का इस्तेमाल ज्वेलरी की चोरी करने में करती है। ऐसी कुछ गिनी चुनी महिलाओं की वजह से बुर्का पहनने वाली सभी औरतों पर शक होने लगा है। जेन्युइन खरीदारी करने वाली महिलाओं को अपनी पहचान बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुकान चलाने वाले ज़्यादातर जान पहचान के ही होते हैं। झारखंड के चाईबासा इलाके में आजकल एक जंगली हाथी की वजह से ज़बरदस्त दहशत है। ये जंगली हाथी अभी तक 13 लोगों की जान ले चुका है। गोइलकेरा में कल रात इस हाथी ने झोपड़ी में सो रहे एक परिवार पर हमला किया। परिवार के मुखिया और उसके 2 बच्चों को कुचलकर मार डाला। इस हाथी के हमले से गोइलकेरा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके में दहशत है। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारे उपाय कर लिए, लेकिन हाथी काबू में नहीं आया। इसलिए अब वनतारा से मदद मांगी गई है। वनतारा वो जगह है जो अनंत अंबानी ने बनाई है। ये जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा रिहैब सेंटर है। अब झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वनतारों को चिट्ठी लिखकर
इस जंगली हाथी को चाईबासा के जंगलों से वनतारा में शिफ्ट करने की गुजारिश की है। कल रात में 3 लोगों को मारा गया है और कुल मरने वाले लोगों का संख्या भी 7 हो गए है। कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा में 3 लोगों का भी डेथ हुआ है। अभी हम लोगों का ये स्टेप ये है, हम लोग वनतारा को इन्फॉर्म किया है ताकि वो लोगों को अपना एक्सपर्ट टीम के साथ आए और इसको सेडेट करें और इनको हम लोग ट्रांसलोकेट करने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वी कैन नॉट, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक और मृत्यु हो जाए। तो हम लोग इस तरह का पूरा कोशिश कर रहा है। जब तक वनतारा का टीम नहीं आएगा, हमारा टीम पूरा कमर कस के हम लोग काम कर रहा है। बंगाल से भी एक्सपर्ट टीम को हम लोग बुलाए हैं, वो लोग भी हम लोगों को मदद कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाथियों को चाईबासा के जंगलों से शिफ्ट करने के लिए वनतारा को अप्रोच करके बिल्कुल सही काम किया है। मैंने वनतारा में वो जगह देखी है जहां हाथियों को रखा जाता है, उनका इलाज होता है, और ये चमत्कार से कम नहीं है। हाथियों के लिए बनाए गए विशाल एनक्लोजर्स, वाटर बॉडीज, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल और किचन देखकर पता चलता है कि यहां हाथियों का इलाज कितने साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। बड़ी संख्या में हाथी आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। जब उन्हें यहां लाया गया, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन अब वो खुले मैदानों में बड़े आराम से घूमते हैं। कई हाथी ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते। उनके लिए वनतारा में सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है और जहां जहां से हाथियों को वनतारा में लाया गया, उनके महावतों को भी हायर करके वनतारा में पोस्ट कर दिया गया है ताकि हाथी अपने आप को अकेला न समझें। मैंने वनतारा के शेल्टर्स में हाथियों को चैन से सोते देखा है। एक हथिनी के बच्चे को पानी में खेलते देखा है। मुझे विश्वास है कि चाईबासा के हाथी का भी यहाँ अच्छे से इलाज किया जा सकता है और वो भी चैन की सांस ले पाएगा।